हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल माय चैनल. यू आर वाचिंग कृष्णा कॉमर्स क्लासेस विद मी यानी कृष्णा सर के साथ. सो टुडे विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर 3 ऑफ 11th कॉमर्स क्लास, प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज. फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर से ही बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की. प्राइवेट सेक्टर कौन से होते हैं? प्राइवेट सेक्टर होते हैं जिनके ओनरशिप किसी इंडिविजुअल के हाथ में हो, यानी किसी प्राइवेट पर्सन के हाथ में ओनरशिप होती है, वे प्राइवेट सेक्टर होते हैं. दूसरे होते हैं हमारे पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर्स वे होते हैं जो गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग होते हैं, यानी गवर्नमेंट का पूरा उन पे कंट्रोल होता है. एंड थर्ड वन होते हैं हमारे ग्लोबल एंटरप्राइज. ग्लोबल एंटरप्राइजेस वे होते हैं जो एंटरप्राइजेस एक से ज़्यादा कंट्री में बिजनेस चलाते हैं अपना, उन्हें कहते हैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस. सो लेट्स बात करते हैं सबसे पहले पब्लिक सेक्टर के बारे में. तो पब्लिक सेक्टर में सबसे पहले आता है हमारे 3 तरह के पब्लिक सेक्टर हो सकते हैं. कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले आता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से मतलब यहाँ पे है जो आपके जो कॉरपोरेशन, ये एक तरह से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का होना. पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से मतलब जैसे रेलवे है, रेलवे पूरी तरह गवर्नमेंट के कंट्रोल होती है, तो ये भी पूरी तरह गवर्नमेंट के कंट्रोल होती है. तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में हम यहाँ पे आपका जो कह सकते हैं इजीली कि पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है और एक डिपार्टमेंट की तरह वर्क करता है. इससे मैनेज करता है वो स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्टर हो सकता है या सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर, यानी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर मिनिस्टर इस अंडरटेकिंग को रूल करता है. दूसरा होता है पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड थर्ड वन गवर्नमेंट कंपनी. तो सबसे पहले बात करते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की. डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की अगर फीचर्स की बात करूं तो पूरी तरह से जो फीचर्स होती है पूरी तरह कंट्रोल्ड होती है बाय द गवर्नमेंट. किसके द्वारा? बाय द गवर्नमेंट, यानी दे ऑपरेट फ्रॉम वन मिनिस्टर और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्टर्स. तो उन्हें कोई भी मिनिस्टर स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक मिनिस्टर उन्हें रन कराता है. दूसरी बात होती है ये गवर्नमेंट से अलग नहीं होती, इनका कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, गवर्नमेंट के साथ ही अटैच होते हैं. जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बताया था आपको रेलवे का. रेलवे क्या है? रेलवे एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट के साथ में चलते हैं. यानी कहीं पे भी आपने देखा होगा, आप ये नहीं कह सकते कि प्राइवेट रेलवे ये मेरी रेल है. तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में क्या होता है, एक डिपार्टमेंट पूरा एक किसी मिनिस्टर के कंट्रोल में होता है. एंड थर्ड वन बात करते हैं जो फाइनेंस होता है, इन्हें अपना एनुअल बजट पेश करना होता है साल में, उसी के अकॉर्डिंग ये अपने फाइनेंस ऑटोनॉमी को एंजॉय कर सकते हैं. एंड दे आर ओनली अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल. ये एक पर्टिकुलर मिनिस्टर के अंडर में डायरेक्टली कंट्रोल होते हैं, यानी पूरी तरह से जो रूल एंड रेगुलेशन चलते हैं पर्टिकुलर एक मिनिस्टर के अंडर चलते हैं. तो इसकी कुछ मेरिट्स होती हैं. ये तो थी फीचर्स. अब बात करते हैं मेरिट के बारे में. मेरिट कौन कौन सी होती है? इजी टू फॉर्मेशन. गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, उसका खुद का डिपार्टमेंट होता है, तो इसे जो बनाने का वर्क होता है यानी फॉर्मेशन का, तो इजी टू फॉर्मेशन यानी क्रिएट करना आसान होता है. कुछ ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी ने फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं करनी गवर्नमेंट को, क्योंकि सारा काम गवर्नमेंट का है, तो इजीली से क्रिएट कर सकते हैं. दूसरे आता है इफेक्टिव कंट्रोल, यानी पूरी तरह से जब इसका पूरा कंट्रोल एक डिपार्टमेंट की तरह वर्क करता है, यानी एक डिपार्टमेंट खुद में एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करता है, वो सिर्फ एक मिनिस्टर की ही ऑर्डर को फॉलो करता है, तो वहाँ पे जो कंट्रोल होता है वो इफेक्टिवली मैनेज्ड हो जाता है. नेक्स्ट होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स. और जो फंड्स इनका मतलब एक तरह से जो बिल पास किया होता है पूरे फंड्स को ये अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं. एंड नेक्स्ट वन होता है अकाउंटेबिलिटी, यानी जो भी इसमें एम्प्लॉय या वर्कर या कोई भी काम करता है सबकी एक अकाउंटेबिलिटी होती है. अकाउंटेबिलिटी मीन्स यहाँ पे आपके ये देखा जाता है कि आपने कितना वर्क अभी कंट्रोल किया, यानी कितना वर्क किया है जो आपको गिवन था एक तरह से, तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी देखी जाए. उसके बाद आता है पब्लिक रेवेन्यू, यानी इससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है वो डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा होता है. तो जो एक पर्टिकुलर मिनिस्टर होता है उसके सारा कंट्रोल जिसका डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग हुई उसी के अंतर्गत सारा पब्लिक रेवेन्यू जनरेट होने के बाद डिपॉजिट हो जाता है. एंड देन सिक्रेसी. यहाँ पे अगर बात करें हम सिक्रेसी की, तो सिक्रेसी हम बात कर रहे थे यहाँ पे सिक्रेसी के बारे में. तो ये इस तरह की जो अंडरटेकिंग होती है
इसमें बच्चों क्या किया जाता है कि आप हाईली सीक्रेट होता है इसमें, यानी डाटा को डिस्क्लोज नहीं किया जाता, वो सिर्फ जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सिर्फ वहीं पे ही डिस्क्लोज होता है, बाकी और कोई भी पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं किया जाता, सब कुछ वो रखना आपके एक तरह से क्लोज रखना। वहीं पे अगर हम बात करें इसकी कुछ डिमेरिट्स भी होती है, जहाँ मेरिट है तो डिमेरिट भी ऑब्वियसली होगी। तो डिमेरिट होती है सबसे पहले इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबिलिटी मीन्स यहाँ पे ये होता है कि पूरा कंट्रोल जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है, और गवर्नमेंट का कंट्रोल होने की वजह से इस तरह की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो पार्लियामेंट के थ्रू कंट्रोल होती है, यानी वहाँ पे डायरेक्टली मिनिस्ट्रियल इंटरफ्रेंस होता रहता है। मिनिस्टर्स जो होते हैं वो अपनी सीधी सी बात में बात करूँ तो वे एज ऑफिस सिर्फ अपना वर्क तक ही सीमित रहते हैं, तो इसमें इजीली चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि पार्लियामेंट के थ्रू है तो जो भी चेंजेस होगा वो एक सब कुछ पार्लियामेंट में पहले पास कराना होता है, उसके बाद ही आप फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, तो इसमें ऐसी इनफ्लेक्सिबिलिटी की कमी पाई जाती है। दूसरा होता है लैक ऑफ मोटिवेशन। लैक ऑफ मोटिवेशन यहाँ पे पाया नहीं जाता, क्योंकि हर आदमी का सिर्फ अपने काम से अपनी सैलरी से मतलब होता है। प्राइवेट सेक्टर होता है तो क्या होता है, जैसे आपको जॉब है, आप जितना अच्छा वर्क करेंगे इतना अच्छा आप रिटर्न पाएंगे, बट यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की अगर मैं बात करूँ, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की, तो यहाँ पे एम्प्लॉय को सिर्फ अपने काम तक ही सीमित रहना होता है। वो अपना काम करता है, उसे जितनी सैलरी मिलती है वो उससे अलग कुछ नहीं डिजर्व करता। वो कहते हैं कि ठीक है, कोई मोटिवेशन अलग से नहीं उन्हें है, तो यहाँ पे मोटिवेशन की भी कमी पाई जाती है, यानी वो इंटरेस्ट नहीं बना पाते, सिर्फ अपने काम से मतलब रखते हैं। एक होता है आपका लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, यानी यहाँ पे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की भी कमी पाई जाती है, यानी जो बिल आपने एक बार पास हो चुका साल में, उसी बिल को यानी उसी फंड्स को ही अरेंज करना होता है, उसके अदर कोई भी फंड्स वे यूज नहीं कर सकते। एंड देन रेट इन इफेक्ट आपका आता है इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनएफिशिएंट मैनेजमेंट की अगर मैं बात करें तो इनएफिशिएंट मैनेजमेंट में इनएफिशिएंट मैनेजमेंट की तो यहाँ पे जो एक तरह से स्टाफ होता है उनका जो बर्डन होता है वो सिर्फ पेपर पे होता है, ना कि इतना काम पे, तो इसलिए यहाँ का जो मैनेजमेंट होता है बस पेपर वर्क बर्डन है और कुछ नहीं, सिर्फ पेपर में दिखाइए, पेपर वर्क कीजिए और ज़्यादा कुछ नहीं। एक होता है रेड ट्रेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी। रेड ट्रेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी से मतलब ये है एक तरह से शाही अंदाज। शाही अंदाज से मतलब डिसीजन मेकिंग, जब मेरी मर्जी होगी मैं डिसीजन लूंगा, जब मेरी मर्जी होगी नहीं लूंगा। तो यहाँ पे रेड ट्रेपिज्म वाली कंडीशन में जो डिसीजन होते हैं वे डिले रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपने लेवल पे डिसीजन नहीं ले सकता। जो भी होता है मैंने बताया अभी, डायरेक्टली जो कंट्रोल होता है वो पार्लियामेंट है, मिनिस्ट्रियल कंट्रोल होता है। तो जो मिनिस्टर होता है वो डिसीजन लेने में डिले कर सकता है, पार्टी के चेंज होने में डिले हो जाए, तो इस तरह के जो डिले हो जाते हैं डिसीजन वो रेड ट्रेपिज्म एंड ब्यूरोक्रेसी में आ जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम पब्लिक कॉर्पोरेशन। पब्लिक कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें तो बात करते हैं यहाँ पे पब्लिक कॉर्पोरेशन। अगर हम पब्लिक कॉर्पोरेशन की बात करें तो पब्लिक कॉर्पोरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करता है जो सेपरेट लीगल आइडेंटिटी रखता है। ये भी एक पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत पास किया जाता है पार्लियामेंट में। लाइक जैसे LIC क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकती है, पर वो उसके भी एक पर्टिकुलर अपने एक्ट के अंतर्गत पार्लियामेंट में पास होने के बाद फ्रेम्ड होती है। तो पब्लिक कॉर्पोरेशन यानी एक ऑर्गेनाइजेशन जो पार्लियामेंट के द्वारा एक पर्टिकुलर एक्ट के अंतर्गत फ्रेमवर्क की जाती हो, वो आपकी पब्लिक कॉर्पोरेशन होती है। फीचर्स की बात करें तो फीचर्स वही आपका फ्रेमवर्क रहेगा कि पार्लियामेंट के द्वारा इस्टेब्लिश होना, पूरा कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होता है, जिस जो डायरेक्टर वो भी कौन नॉमिनेट करता है, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, एक एक्ट के द्वारा इसको चलाया जा सकता है, यानी आप इसे इजीली इस तरह से नहीं सिर्फ कि ऑर्गेनाइजेशन बनाए और स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। पार्लियामेंट में एक एक्ट पास होगा, कानून यानी अधिनियम पास होगा, उस अधिनियम के अंतर्गत हम पब्लिक कॉर्पोरेशन को रन कर सकते हैं। ठीक है, ये पे बात करते हैं कि इनकी मेरिट्स की। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, यहाँ पे भी वर्क वही है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी का कि जो बस पेपर वर्क कंप्लीट करना होता है, पूरा कंट्रोल इतना इफेक्टिवली ना हो के सीधा पेपर वर्क बर्डन बढ़ा दिया जाता है। दूसरा आता है आपका क्विक डिसीजन, क्योंकि इंडिपेंडेंट ब्रांच होती है, सीधी सी बात मैंने अभी बताई आपको। पूरा कंट्रोल किसका होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो नॉमिनी होते हैं, नॉमिनेट होते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, वे खुद डिसीजन लेते हैं। तो यहाँ पे क्विक डिसीजन यानी डिसीजन हम
वे खुद इजीली डिसीजन ले सकते हैं। उन्हें किसी स्टेट गवर्नमेंट से पहले कोई बिल पास नहीं कराना है, उन्हें कोई मिनिस्टर्स के पीछे नहीं घूमना है, वे डायरेक्ट अपने बेस पे यानी एज ए बिजनेस टर्म्स के बेस पे वे डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद इनका जो मोटिव होता है वो सर्विस मोटिव होता है। स्टूडेंट्स देखिए, सर्विस मोटिव से मतलब ये है हमारा कि फिजिकली टर्म्स या फिजिकली ऐसा वर्क ना करके सिर्फ ऐसा वर्क करते हैं मेंटली। मैंने जैसे बोला फिर लाइफ इंश्योरेंस, LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन आपने देखा होगा, आप बीमा कराते हो, उस कंडीशन में क्या होता है, बीमा में क्या आपको वे फिजिकली कोई गुड्स प्रोवाइड करा के देते हैं? नहीं देते हैं। वे क्या देते हैं कि एग्रीमेंट बनाते हैं कि हाँ आपने हमारी ये पॉलिसी ली है, इन केस ऑफ कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है अनवांटेड, तो उस केस में हम आपको रेम्युनरेशन या इनके बदले जो आपका लॉसेस हुआ है उसे रिकवर करने के अमाउंट देंगे। तो इनका जो बेस्ट मोटिव होता है वो होता है सर्विस मोटिव। इनएफिशिएंट स्टाफ, यहाँ पे जो स्टाफ होता है वो प्रॉपर क्या होता है, ये खुद से मैनेज करते हैं। यहाँ पे यानी जैसे LIC हो गया तो खुद से फॉर्म निकालेंगे, खुद रिक्रूटमेंट करेंगे, सारा प्रोसेस इनका खुद का होता है, तो यहाँ पे स्टाफ की कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके बाद आते हैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट। जो मेन कंट्रोलर होते हैं वहाँ पे सारे प्रोफेशनलों को अपॉइंट किया जाता है ताकि वे बेस्ट डिसीजन ले सके और ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छी मोमेंट में या अच्छे उसमें रन कर सके। इसकी कोई डिमेरिट्स भी होती है। डिमेरिट्स में अगर हम बताएं तो ऑटोनॉमी ऑन पेपर वर्क ओनली, जो मैंने बताया था, जैसे हमने अभी कुछ देर पहले बात की थी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग की डिमेरिट्स में, तो यहाँ पे जो डिमेरिट्स होती है वो भी हमारी वही होती है कि हमें सबसे पहले अपने पेपर वर्क यानी पेपर वर्क बर्डन बढ़ जाता है एम्प्लॉय का। उसे जो भी आपको कहना है, सुनना है, व्हाटएवर कोई भी इश्यूज है सब पेपर वर्क में चाहिए होता है। नेक्स्ट होता है लेक ऑफ इनिशिएटिव्स। लेक ऑफ इनिशिएटिव्स की यहाँ पे कमी पाई जाती है। रिगिड स्ट्रक्चर, रिगिड स्ट्रक्चर मतलब आप उस स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं कर सकते। जो एक बार स्ट्रक्चर फिक्स कर दिया जाता है उसके बाद वो रिगिड स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे आप कोई भी अमेंडमेंट इजीली नहीं कर सकते, यानी स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं कर सकते। उसके बाद आता है अनफेयर प्रैक्टिस। यहाँ पे अनफेयर प्रैक्टिस की कमी पाई जाती है। जैसे कोई एजेंट होता है, LIC सपोज LIC की मैं बात कर रहा हूँ, तो LIC का कोई एजेंट होगा तो वो क्या कर सकता है, कस्टमर से एक्स्ट्रा अमाउंट वसूल कर लेता है। कैसे, यानी मिस रिप्रेजेंटेशन करके आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देगा और आपसे पॉलिसी करा लेगा और बाद में आपको जब सब तब सही पता लगेगा तब पता लगेगा आपके साथ तो फ्रॉड हो चुका है। तो यहाँ पे इस तरह की कंडीशन भी मिल जाती है। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनीज बेसिकली वे होती है जिनके 51% शेयर से ज़्यादा शेयर किसके होते हैं, गवर्नमेंट के पास होते हैं। वो कंपनी हमारी गवर्नमेंट कंपनीज होती है। लाइक जैसे BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, वो क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है, उसकी 51% शेयर से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास है। इसके जो फीचर्स है, जो कंपनीज एक्ट है, हाँ एक और बात, यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनीज एक्ट, आपका कंपनीज एक्ट 1956 था पहले, अब 2013 फॉलो हो रहा है। करंट में जो कंपनीज एक्ट चल रहा है वो 2013 चल रहा है। यहाँ पे बात करें तो रजिस्ट्रेशन कराना इसका कंपलसरी होता है, यानी एक प्रोसेस से आपको रजिस्ट्रार के पास में रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद बिजनेस रन होगा। उसके बाद ऑनरशिप सीधी सी बात है, जब पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का हो गया तो यहाँ पे जो ऑनरशिप होती है, जिसके पास शेयर होंगे यानी शेयर होल्डर, ऑनर कौन होता है, कंपनी पब्लिक कंपनी का जो ऑनर होता है वो उसके शेयर होल्डर, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर, ना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ध्यान से समझना इस बात को, इक्विटी शेयर होल्डर जिनके पास इक्विटी एंड समतांश होते हैं वो उसके ऑनर होते हैं। मैनेजमेंट, यहाँ पे प्रोफेशनल मैनेजमेंट अपॉइंट किया जाता है, हाईली क्वालिफाइड, यानी पूरा प्रोसेस गवर्नमेंट ये भी इंडिविजुअल यानी इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह वर्क करती है, जिसमें इसका वैसे तो कंट्रोल मिनिस्ट्रियल होता है। मिनिस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्री मिनिस्टर जो होगा वो इसे कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे मैनेजमेंट वे अपने बेस पे जो एम्प्लॉई है उन्हें अरेंज कर सकते हैं, सैलरी वगैरह सब वे खुद से फिक्स करते हैं। उसके बाद होता है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, यानी देखिए जैसे मैंने बताया मिनिस्ट्रियल कंट्रोल होता है, तो मिनिस्ट्रियल कंट्रोल से मतलब यहाँ पे इतना है कि वो डायरेक्टली इंटरफेयर करते हैं, बट यहाँ पे मिनिस्टर आ सकते हैं, जा सकते हैं। हर 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, तो हर 5 साल बाद मिनिस्टर भी चेंज हो सकता है, पहले भी चेंज हो जा सकते हैं, पर यहाँ पे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी या पब्लिक कंपनी, इट इज़
सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, इसका गवर्नमेंट से कोई संबंध नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑनर है, पर अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो भी गवर्नमेंट कंपनी चलती रहती है, यानी जो गवर्नमेंट आएगी वो उसके रिप्रेजेंटेटिव बन जाती है, पर यहाँ पे इसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। उसके बाद होते हैं मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मिनिस्ट्रियल कंट्रोल से मतलब है कि एक पर्टिकुलर मिनिस्टर जिसके स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है या आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का हो सकता है, वो पूरी तरह से उस पर कंट्रोल रखता है। उसके बाद होता है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी इनका भी एक अपना मतलब कह सकते हैं। बात करते हैं यहाँ पे फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मैंने बताया कि ये सीधी सी बात है, ये जनता से पैसा उधार ले सकती है, बोरोविंग को एंजॉय कर सकती है, अपनी कंपनी का शेयर इशू कर सकती है ताकि जनता से पैसा उठाया जा सके और फाइनेंशियल फंड से यानी जो राइज फंड हुए हैं उनका इंडिपेंडेंटली इंजॉय किया जा सके, यानी अपने इन्वेस्टमेंट में लगाया जा सके। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे इनएफिशिएंट स्टाफ। इनएफिशिएंट स्टाफ मतलब इनका एक प्रोसेस होता है, ये खुद ही अपने एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हैं, सैलरी वगैरह सब ये खुद ही मैनेज करते हैं, उसमें इनका इंडस्ट्रियल जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका इंटरफेयर नहीं होता। यहाँ पे बात करते हैं अकाउंटेबिलिटी। देखिए अकाउंटेबिलिटी हर जगह होती है। अकाउंटेबिलिटी से यहाँ पे सीधा सीधा सा मतलब ये होता है कि मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर होगा उसके लिए अकाउंटेबल होगा। अगर इस तरह की लॉस में चलती है कंपनी तो वो लॉस में क्यों चल रही है उसका रीज़न देना होगा। तो यहाँ पे ये अकाउंटेबल होती है, पर किसके अकॉर्डिंग? मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं इनकी मेरिट्स की। तो मेरिट्स की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, यहाँ पे सबसे पहली जो बात आती है वो आती है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी की। बात करते हैं यहाँ पे ऑटोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। देखिए ये फ्री होती है फ्रॉम द गवर्नमेंट, ये अपने ऑटोनॉमी पावर को खुद एंजॉय करती है, इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता, ये अपने बेस पे खुद डिसीजन ले सकती है। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी से मतलब ये कि किसी भी तरीके का चेंजेस की ज़रूरत है, यानी इंडस्ट्री को किसी तरीके की ज़रूरत है, चेंज करना है उसमें कुछ भी, तो इंडिपेंडेंटली चेंज होते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली इंटरफेयर गवर्नमेंट नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट होती है। दूसरा आता है एफिशिएंट स्टाफ। अपने स्टाफ के अकॉर्डिंग ये मैनेज कर सकती है, अरेंज कर सकती है, एम्प्लॉय को अपॉइंट कर सकती है उसके अपने सैलरी बेसिस फंक्शन पे। उसके बाद होता है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन से मतलब ये है कि ये कंपनी, इस तरह की जो कंपनी होती है वो दूसरी प्राइवेट कंपनी से भी कोलैबोरेट यानी मर्ज हो सकती है, इस तरह से आपस में मिलकर भी बिजनेस कर सकते हैं जॉइंट वेंचर की तरह, तो कोलैबोरेशन। बात करते हैं डिमेरिट्स की। डिमेरिट्स यानी ऑटोनॉमी ऑन पेपर वर्क। इसमें भी जो मेन बर्डन होता है वो पेपर वर्क का होता है, यानी आपको पेपर वर्क कंप्लीट करना रखता हो। दूसरा होता है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। इसमें सबसे बड़ी कमी पाई जाती है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। मैंने भी बताया कि ये अकाउंटेबल होती है, औद्योगिक मिनिस्टर जो होगा, एक पर्टिकुलर मिनिस्टर होगा, उसके अंतर्गत। एक होता है बोर्ड, यह आता है बोर्ड पैकेज विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, यानी इनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह से अपॉइंट किए जाते हैं वो कौन करता है? आपका एम्प्लॉय। सो बोर्ड पैक विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, यानी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन्हें पर्टिकुलरली कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करती है। तो वहाँ पे जो पूरा कंट्रोल है वो किसका हो जाता है? गवर्नमेंट का। सो यहाँ पे अब हम बात करते हैं। सो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हम चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर में कैसे चेंज आया? सबसे पहले आया रिडक्शन इन नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड, यानी अगर हम बात करें फर्स्ट ऑफ 1956 में 17 इंडस्ट्री ऐसी थी जो रिजर्व थी गवर्नमेंट के। उसके बाद में इन्होंने क्या किया? उसे प्राइवेटाइज कर दिया गया। अब लगभग 2001 में सिर्फ 3 इंडस्ट्री रह गई है, एटॉमिक इंडस्ट्रीज, आपका आर्म्स एंड रेल ट्रांसपोर्ट। सिर्फ 3 इंडस्ट्री ऐसी रह गई है जो प्रेजेंट में रिजर्व्ड है, सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। अदरवाइज सभी को क्या कर दिया? प्राइवेटाइज कर दिया गया, यानी जिसमें लॉस होता है उन सभी इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज जिनके लिए लाइसेंस लेना कंपलसरी था उसे सबको लिबरलाइज कर दिया गया और उसे प्राइवेटाइज कर दिया गया, यानी किसी इंडिविजुअल को एक तरह से कह सकते हैं सेल कर दिया गया। सो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर सेट ऑफ पब्लिक सेक्टर। मीन्स यहाँ पे जो आपकी सिक यूनिट यानी जो यूनिट थी उन्हें क्या कर दिया? प्राइवेट सेक्टर को हैंड ओवर कर दिया गया।
तो एक तरह से जो इसके शेयर्स थे वो प्राइवेट सेक्टर को सेंड कर दिए गए, ताकि क्या किया जा सके, एक तरह से फंड राइज किया जा सके और जो बर्डन है गवर्नमेंट पे वो कम हो सके। तो इन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट कर देनी। डिसइन्वेस्ट का मतलब है अपने शेयर को दूसरों को बेच देना, एक तरह से डिसइन्वेस्टमेंट यानी अपने इन्वेस्टमेंट को कम करना। तो इन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने अब जो इन्वेस्टमेंट था उसे डिसइन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया और प्राइवेट सेक्टर को सेंड कर दिया। पॉलिसी रिगार्डिंग सिक यूनिट टू बी द सेम एज प्राइवेट सेक्टर। जो सिक यूनिट आपकी BIFR थी वही इन्होंने यहाँ पे फॉलो की। कौन सी BIFR? इसमें क्या था कि जो आपकी ऐसी यूनिट है उन्हें रिव्यू किया गया, एक तरह से जो यूनिट चल सकती थी उन्हें चलाने की कोशिश की गई, इन्वेस्ट किया गया, और जो यूनिट बिल्कुल लॉस्ट हो चुकी थी उन्हें सेल किया, प्राइवेटाइज कर देगा। तो सेम वही यहाँ पे पॉलिसी अपनाई गई रिगार्डिंग फॉर द सिक यूनिट। एंड उसके बाद आता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करें यहाँ पे छोटी सी, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो इन्हें एक टारगेट जो दिया गया था उसे फ्रीली एंजॉय कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसे पूरा कर सकती है। बट हाँ, इसमें भी एक कंडीशन है अकाउंटेबिलिटी की, कि गवर्नमेंट इतनी इनको छूट दी गई थी यहाँ पे कि आप अपने फ्रीडम को तो एंजॉय कीजिए, पर वे अपने काम के लिए अकाउंटेबल होगी, यानी उन्हें अपना काम कंप्लीट या टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा जो उन्हें टारगेट गिवन है। उसके बाद यहाँ पे बात आती है MNC यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या होता है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होता है जब एक इंडस्ट्री एक कंट्री से ज़्यादा में बिजनेस करती है। लाइक अगर मैं बात करूँ एक इंडियन कंपनी की, तो एक इंडियन कंपनी जब और अदर कंट्रीज में बिजनेस करती रहती है तो वे कंपनी कौन सी कहलाती है? MNC यानी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। उसकी फीचर्स की बात करें तो एक गेंट साइज, मतलब एक बड़ा साइज। ऑब्वियसली जब एक कंट्री से ज़्यादा बिजनेस करे तो वहाँ पे साइज़ की तो एक मायने रखता ही है, तो वहाँ पे उस कंपनी के इस तरह की कंपनी का एक बड़ा साइज होता है। दूसरा होता है इंटरनेशनल ऑपरेशन। अभी वही बात बता रहा हूँ, एक कंट्री से ज़्यादा, तो दूसरा फीचर्स क्या होगी? इंटरनेशनल ऑपरेशन, यानी वे अपने ऑपरेशनल वर्क एक से ज़्यादा कंट्री में चलाती रहती है। तीसरा होता है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इस तरह की जो कंपनीज होती है MNC कंपनीज या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, इनमें जो मैनेजमेंट होता है वो प्रोफेशनल अपॉइंट किया जाता है, ताकि एक दूसरी कंट्री में बिजनेस को कैसे वहाँ पे कैसे जनरेट करना है, किस तरह से बिजनेस चलाना है, वो सब प्रोफेशनल एडवाइस पे मैनेजमेंट कंट्रोल करता है। उसके बाद तो सेंट्रलाइज बिजनेस, भले एक से ज़्यादा कंट्री में, चाहे आप 5 कंट्री में करिए चाहे 6 कंट्री में करिए, बट कंट्रोल जो होगा वो हेड ऑफिस से, यानी जहाँ की मदर कंपनी होगी कंट्रोल वहीं पे होता है, जहाँ पे हेड ऑफिस होगा। एक होता है ओलिगोपोलिस्टिक पावर। ओलिगोपोलिस्टिक पावर मीन्स यहाँ पे होता है कि जो पावर होती है वो कुछ ही कंपनीज के हाथ में होती है, बाकी जो छोटी कंपनीज होती है वो इनसे स्ट्रगल करते करते ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। तो पावर इन अ फ्यू हैंड, सिंपली कह सकता हूँ ओलिगोपोलिस्टिक में पावर मीन्स पावर इन अ फ्यू हैंड। उसके बाद है सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी से मतलब होता है जब आप एक वर्ल्ड लेवल पे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको जो अपना प्रोडक्ट है वो उसकी क्वालिटी है वो भी आपको वर्ल्ड लेवल पे ही देनी पड़ेगी। तो जो वर्ल्ड लेवल प्रोडक्ट बनाने के लिए इसी तरह से करंट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, जो करंट टेक्नोलॉजी आपकी सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को बताती है। एंड लास्ट वन आता है इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट से यहाँ पे है कि बिजनेस एक से ज़्यादा कंट्री में यानी इंटरनेशनली वर्क कर रहा है। सो इंटरनेशनल मार्केट यहाँ पे क्लोज हो जाता है। उसके बाद आता है आपका जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर आपके सिलेबस से डिटेक्ट हो चुका है, लास्ट ईयर भी डिटेक्ट हो चुका था, तो इसके बारे में हम बात अभी नहीं करेंगे। सो यहाँ पे आपका चैप्टर 3 क्लोज हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।